नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। यूं तो देश में आचार संहिता लग चुकी है, लेकिन आप देखिए उसके बावजूद भी देश की जो बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं, ईडी, सीबीआई, आईटी, उन सबका काम जो है वो उसी तरह से रूटीन से जो है वो चल रहा है। आपको पता ही है कि केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया है और उसके बाद उनको 6 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं, लगातार वो अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि उन्हें पार्टी ऑफिस तक जाने नहीं दिया जा रहा है, उन्हें विरोध प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा है। एक सिटिंग सीएम को, आजाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक सिटिंग सीएम को जेल भेज दिया गया है, ऐसे वक्त में जब देश चुनाव के मुहाने पर खड़ा हुआ है। 19 अप्रैल को, यानी कि आज से ठीक 26 दिन के बाद पहले फेज की वोटिंग होनी है। तमाम पार्टीज को, कार्यकर्ताओं को चुनाव की तैयारियों में लगना है। ऐसे में उस पार्टी के सर्वे सर्वा को जेल भेज दिया गया है, उनके कार्यकर्ताओं को विरोध प्रदर्शन और काम नहीं करने दिया जा रहा है, पार्टी के ऑफिस में तक नहीं जाने दिया जा रहा है। इसको लेकर तमाम आम आदमी पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं, जो बचे हैं, जो जेल में नहीं गए हैं, क्योंकि आपको पता है अरविंद केजरीवाल समेत दो और जो सबसे बड़े चेहरे थे आम आदमी पार्टी के, वो भी जेल में हैं इसी शराब नीति घोटाला मामले में। और अब केजरीवाल जेल में है और उसके बाद उनकी पत्नी सामने आई और उन्होंने मैसेज जो है अरविंद केजरीवाल का, जो कि जेल से उन्होंने भेजा है, उसको पढ़ के सुनाया। और जाहिर सी बात है कि एक तरह की उनकी तरफ से ये अपील जो है वो देश से और दिल्ली वासियों से की गई है। उन्होंने एक अपना बहुत ही इमोशनल मैसेज जेल से भेजा है। और वहीं दिल्ली के जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर उनका यही कहना है कि एक ऐसा सीएम जो दरअसल प्रो पीपल सीएम है, जिसका बैकग्राउंड कोई ऐसा नहीं है कि किसी पार्टी या किसी से वो पीछे से आता है, बल्कि उसने एक आंदोलन करके अपने दम पर पार्टी बनाई और एक नहीं 2 राज्यों में उसकी सरकार है, एक नेशनल पार्टी है। और अब जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा गया है, साफ तौर पर लगता है कि अब तक तो कांग्रेस मुक्त भारत का नारा जो है वो बीजेपी की तरफ से दिया जाता था, लेकिन अब लग रहा है कि वो विपक्ष मुक्त भारत चाहती है और वो चाहती है कि तमाम विपक्ष के नेताओं को, जो बड़े चेहरे हैं, उनको हेमंत सोरेन के बाद अब अरविंद केजरीवाल, उनको जेल भेज दिया जाए और ऐसे वक्त में चुनाव कराया जाए। वो बड़े बड़े दावे कर रही है 200, 400 और 370 पार के, लेकिन उसको पता है अंदर खाने के 200 भी पार नहीं होने जा रहे हैं। इस पूरे मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आम आदमी पार्टी की तरफ से की गई है और आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शराब घोटाले का बीजेपी कनेक्शन बताया गया है। ये बताया गया है कि कैसे जो अप्रूवर है शरद चंद्र रेड्डी, अरबिंदो फार्मा के जो मालिक है, उसकी वो किस तरह से जब सरकारी गवाह बना, उसके बाद उसकी ईडी ने उसकी गिरफ्तारी की, उसने 5 करोड़ रुपए चुनावी चंदे के तौर पर दिए और फिर उसके बाद उसने सरकारी गवाह बनने के बाद उसने 25 करोड़ रुपए फिर चंदा दिया बीजेपी को। और फिर उसके बाद शरद चंद्र जो है उसने अपने मेडिकल ग्राउंड्स पर, जिसमें सिर्फ कमर का दर्द बताया गया था, इस बिना पर उसको बेल मिलती है और ईडी इस बेल को लेकर किसी भी तरह से अपना कोई विरोध माफ कीजिएगा नहीं दर्ज कराती है। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है और जिसको लेकर आज कांग्रेस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि एक तरह से बीजेपी ने अपना 4 सूत्रीय मॉडल बनाया है कि किस तरह से धंधे के बदले चंदा वो ले रही है। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं और इस पूरे मामले पर कि कैसे इस पूरे शराब घोटाले का बीजेपी कनेक्शन निकलकर सामने आया है, कैसे चंदा वसूली की गई, अप्रूवर जो बना उसी ने ही चंदा भारतीय जनता पार्टी को दिया। और इस मामले पर कांग्रेस ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। एक छोटी सी बाइट है और मैं आपको सुनवाना चाहूंगी कि क्या कुछ कांग्रेस की तरफ से कहा गया है। तो ये 4 रास्ते क्या थे घोटाले के? मैंने आपको पहले कहा था, मैं फिर से दोहराऊंगा। पहला रास्ता था चंदा दो धंधा लो। आजकल आप लोग सब सिम कार्ड इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग प्रीपेड करते हैं, कुछ लोग पोस्टपेड करते हैं। ये प्रीपेड घूस है, यानी कि चंदा दो धंधा लो, प्रीपेड घूस, जैसा कि आपका प्रीपेड सिम कार्ड है। दूसरा रास्ता है ठेका लो घूस दो। ये पोस्ट पेड हुआ।
यानी कि पहला आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है और कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद आप रिश्वत देते हैं, तो ये पोस्ट पेड हो गया। तीसरा रास्ता है हफ्ता वसूली, और ये मोदी सरकार ने इस पर पेटेंट लगा दी है। हफ्ता वसूली के माने क्या है? ये पोस्ट पेड नहीं, ये पोस्ट रेड है। यानी कि पहले ईडी छोड़ो, सीबीआई छोड़ो, इनकम टैक्स छोड़ो कंपनियों के खिलाफ, और उससे बचने के लिए ये कंपनियां इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदेंगी और चंदा देंगे बीजेपी को। और चौथा रास्ता जो अपनाया गया है फर्जी कंपनियों का, शेल कंपनियों का। बार बार प्रधानमंत्री लंबे लंबे भाषण करते थे 2014 में पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर कि मैं फर्जी कंपनी को बंद कर दूंगा, फर्जी कंपनियों के खिलाफ हूं। पर फर्जी कंपनियों का भरपूर इस्तेमाल किया गया है इस कॉर्पोरेट डोनेशन, कॉर्पोरेट बॉन्ड घोटाले में। तो ये चार रास्ते, तो चार रास्ते अभी आपने सुने। जयराम रमेश ने जिस तरह से पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया है प्रीपेड और पोस्टपेड के जरिए एक आसान भाषा में, तो ये बिल्कुल साफ हो गया है कि जो सत्ता सिक्की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछेगा, भले ही वो देश का सबसे पॉपुलर सीएम्स में से ही एक क्यों ना आता हो, उसको जेल का रास्ता दिखाया जाएगा। जो उनके आगे घुटने टेक देगा या उनके साथ हाथ से हाथ मिला लेगा, चाहे वो फिर कितना भी बड़ा भ्रष्टाचारी क्यों ना हो, उसके तमाम पाप जो हैं वो धुल जाएंगे। हेमंत सोरेन से लेकर लालू प्रसाद यादव से लेकर तेजस्वी यादव से लेकर, इसके अलावा अब अरविंद केजरीवाल इसका ताजा एग्जाम्पल है, और उससे पहले दो उनके बड़े नेता पहले से ही जेल में हैं। और आपको पता ही है कि कैसे केसीआर की बेटी भी जो है वो इसी शराब नीति घोटाला मामले में जेल में है, जिसको लेकर किसी भी तरह के ये बार बार आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि पूरा मनी ट्रेल का जो खेल है उसको आज उन्होंने उजागर किया, और उसके साथ साथ ये कहा कि कोई सबूत जो है उनके पास नहीं है। ये पूरा का पूरा मामला राजनीति से प्रेरित है, और इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने जेल से मैसेज भेजा जो उनकी पत्नी ने पढ़कर सुनाया है। एक सहानुभूति की एक पूरी जो वेव है वो दिल्ली में देखी जा रही है अरविंद केजरीवाल को लेकर। लोग ये कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ कर देंगे यहां से, क्योंकि उन्होंने जो दिल्ली के एक ऐसे सीएम जो प्रो पीपल पॉलिसीज बनाते हैं, जो लगातार सत्ता के आगे झुक नहीं रहे थे, यानी कि बीजेपी के आगे नहीं झुक रहे थे, उनको जेल का रास्ता उन्होंने दिखाया है। उन लोगों का भी यही कहना है कि ये पूरा मामला राजनीति से प्रेरित है, मोदी कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि राजनीतिक अगर विरोध में या विद्वेष में वो कुछ भी कर सकते हैं, ये लोगों का कहना है। फिलहाल इस मामले को किस तरह से देखा जाए, लोकसभा से ऐन पहले दिल्ली के सीएम, देश की राजधानी के सीएम को अगर जेल का रास्ता दिखा दिया जाता है तो फिर अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी के आगे क्या रास्ता बचता है? उन्होंने तो फिर से कह दिया है कि वो जेल से ही सरकार चलाएंगे। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं, इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ डॉक्टर लक्ष्मण यादव हैं, जाना माना चेहरा है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, प्रोफेसर हैं। डॉक्टर लक्ष्मण यादव, बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल आपका। आप परसों रात से ये तमाम जो भी नाटक चल रहा है इसको आप देख रहे हैं। पहले ईडी की पूछताछ, उसके बाद गिरफ्तारी, और फिर उसके बाद पेशी, और पेशी के बाद फिर उनको जेल भेज दिया जाता है, रिमांड दे दी जाती है 6 दिन की। सुबह से ही, बल्कि जब से ईडी ने उनको गिरफ्तार किया था तब से ही कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। हमने देखा कि बड़े बड़े जो नेता हैं आम आदमी पार्टी के, उनको मैन हैंडल तक किया गया, यहाँ तक कि जो आतिशी हैं उनको जो पुरुष पुलिसकर्मी हैं उन्होंने मैन हैंडल किया। यहां पर सीधे तौर पर यह मामला नजर आता है कि आचार संहिता लग चुकी है, 26 दिन बचे हैं पहले फेज की वोटिंग में। उससे पहले हेमंत सोरेन और अब अरविंद केजरीवाल जेल में डाल दिए जाते हैं। आगे की राह को आप कैसे देख रहे हैं? इस पूरे इलेक्शन को आप कहां जाता देख रहे हैं? और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए राह मुश्किल आपको लग रही है, या आपको लग रहा है अपने ही पैर पे पहाड़ देकर मारा है बीजेपी ने और सहानुभूति पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की तरफ है? देखिए बुशरा जी, निश्चित रूप से सवाल और इस तरह के विश्लेषण का दायरा बहुत व्यापक है। ये बात कही जाए कि बीजेपी इस पूरी प्रक्रिया के बाद कहां खड़ी होगी या क्या सोचती होगी, ये तो आने वाले चुनाव में बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन अभी जो स्पष्ट हो रहा है वो ये कि अगर वो एक अकेला सब पर भारी होता, अगर अकेले वो 400 पार ला रहे होते,
तो इतना ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये पहला संदेश है जो जनता तक जा रहा है। जो कोर वोटर है उसे इन सब चीजों में मजा आ रहा होगा, उसे ट्विटर पर 2 रुपए वाला ट्रोल करने में, केजरीवाल का, हेमंत सोरेन का, विपक्ष के नेताओं का मजाक उड़ाने में मजा आ रहा होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी उनका या तो पेड वर्कर है या उनका अंधभक्त है। लेकिन एक जो इलेक्शन के बीच जो एक न्यूट्रल, एक बीच का वोटर होता है, जो किसी पार्टी से उस तरह से कमिटेड नहीं होता है, वो कई बार लहर देख करके वोट दे देता है। उस वोटर तक अब ये मैसेज जा रहा है कि अगर आप जीत रहे हैं तो ये मुख्यमंत्रियों को जेल में भरने की आपको जरूरत क्या पड़ी। और क्यों, मुझे याद आ रहा है कि दिल्ली का चुनाव था और नरेंद्र मोदी जी रामलीला मैदान की एक रैली में भाषण देते हुए, क्योंकि वो एक शेर है ना कि वो झूठ बोल रहा था इतने सलीके से, मैं एतबार न करता तो और क्या करता। उन्होंने जोर जोर से पूछा कि 2 रुपए पेट्रोल के दाम से आपके जेब में बचे कि नहीं, 2 रुपए डीजल से बचे कि नहीं, महंगाई से बचे कि नहीं, 10 रुपए जेब में बचने लगा कि नहीं। कोई नसीब वाला जब आता है तो आपके पैसे बचते हैं, और खुला झूठ था ये, इसका ठीक उल्टा हो रहा था। वैसे ही अगर नसीब की भाषा में बात कहें तो बीजेपी का नसीब खराब था, जो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड वाला मामला ठीक इसी समय सार्वजनिक कर दिया। और वो इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला ये दर्शा रहा है कि, और खुद आम आदमी पार्टी ने कहा कि शरद रेड्डी का जो मामला है, मनी ट्रेल का मामला है, 4.5 करोड़ उसकी गिरफ्तारी के पहले चंदा बीजेपी को गया और 55 करोड़ रुपया चंदा उसके बाद बीजेपी को गया, और ये झूठ पकड़ में आ गया। तो ये चोरी और झूठ, बीजेपी लूट और झूठ की सरकार चला रही है। तो वो जो वोटर है ना बुशरा जी, उस तक ये मैसेज जा रहा है कि आप अपने विपक्ष को सीधे राजनीतिक लड़ाई में शिकस्त देना मुनासिब नहीं समझ रहे, या अपनी लड़ाई को कमजोर पा रहे हैं, इसलिए आप विपक्ष के ऊपर ईडी, सीबीआई, उन्हें जेल में डालना। कल आपने हेमंत सोरेन को डाला, बिहार में आपने गठबंधन तोड़वाया, उत्तर प्रदेश में आपने गठबंधन तोड़वाया और जयंत चौधरी को आप ले आए, महाराष्ट्र में आपने पार्टियां खत्म कर दी, फिर भी आप नहीं जीत रहे। तो महाराष्ट्र में आप परिवारवाद के विरोधी लोग, एक तरफ जयंत चौधरी को ले आ रहे हैं, एक तरफ हेमंत सोरेन की भाभी को ले आ रहे हैं, एक तरफ राज ठाकरे को ले आ रहे हैं। तो ये जो वोटर होता है ना, वो एकदम बीजेपी के कैलकुलेशन के हिसाब से नहीं चलता। मेरा मानना यह है कि इसका हो सकता है बीजेपी के ऊपर एक नकारात्मक असर पड़े कि आप बिल्कुल तानाशाही की दिशा में जा रहे हैं। फिलहाल तो ये दिख रहा है। जी बिल्कुल। और आप ये देखिए कि महुआ मोइत्रा जो है, उनके कोलकाता आवास पर सीबीआई की तलाशी आज सुबह से चल रही है, और इसके साथ साथ आपके विधायक हैं गुलाब सिंह यादव, उनके ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हो रही है। आचार संहिता देश में लग चुकी है, यानी कि सरकार जो है वो सिर्फ केयर टेकर सरकार है, यानी कि सब कुछ जो है वो चुनाव आयोग के कहने पर हो रहा है। विपक्ष के नेता चुनाव आयोग में शिकायत करने के लिए जाते हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि वो चुनाव आयोग में शिकायत करने के लिए जाएंगे कि उनको उनकी पार्टी का दफ्तर तक इस्तेमाल नहीं करने दिया जा रहा है। यानी कि पूरी तरीके से विपक्ष को पंगु बनाने की ये कोशिश है। और फिर उसके बाद ये कहा जाता है कि वो 56 इंच की छाती है और एक अकेला सब पे भारी है। क्या आपको लग रहा है कि देश में क्या बीजेपी के खिलाफ एक नैरेटिव सेट हो रहा है? आखिरकार इस लोकतंत्र में लोगों की कान आंख भी तो खुले में, वो भी तो देख पा रहे हैं, वो भी तो सुन पा रहे हैं कि आखिर क्या हो रहा है। अब कोई पर्देदारी भी डॉक्टर लक्ष्मण नहीं बची है बीच में कि ईडी की और के कैसे रेड हो और उसके बाद कैसे कंपनियां चंदा दें और किस पार्टी को चंदा दें और फिर उसका कैसे फायदा हो। निश्चित रूप से मैं बुशरा जी एक बात कहना चाहूंगा बिल्कुल शुरू में, फिर हम लोग इस पर और विस्तार से बात करेंगे। ये इम्तिहान इस देश की जनता का है। अगर वो जनता पूरी तरह से अंधभक्त बन चुकी है, मैं बहुत गंभीरता से इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, भक्ति होना, किसी नेता के प्रति दीवानगी होना। बड़े बड़े नेता आए, वो जब चलते थे तो लाखों लोगों की रैलियां होती थी, लोग दीवाने थे, वोट दिया जनता ने, बहुत बड़ा नेता बनाया। ये किसी भी नेता के साथ हो सकता है। लेकिन अभी जो हो रहा है ना, किसी नेता ने अच्छे काम किए, खराब काम किए, किसी नेता ने जनता का दिल जीता, जनता का दिल हारा। बहुत कुछ राजनीति में होता रहा, उतार चढ़ाव आता रहा। किसी नेता ने जनता के जनता होने पर ही इतना बड़ा खतरा इससे पहले नहीं सामने लाके रखा था। इमरजेंसी लगी थी तो इमरजेंसी सामने से लगी थी, घोषित थी, आपातकाल घोषित हुआ था।
फिर भी लोगों ने विरोध किया, आपातकाल हटा और आपातकाल लगाने की सजा मिली, इसी जनता ने दी। आज हम जैसे नागरिक अपने देश की जनता को यह इम्तिहान देते हुए देख रहे हैं कि आजादी के अमृत काल के वक्त, जब 75 साल इस देश की आजादी के हो गए, इस देश की जनता आज कौन सा निर्णय लेती है। क्योंकि ये चोरियां ऐसी हैं, इन चोरियों के बाद 2G 3G कोलगेट कैलकुलेशन था, एक कैग की रिपोर्ट थी जो आज तक साबित नहीं हुई, बाद में पता चला कि ऐसा कोई घोटाला हुआ ही नहीं था। वो एक कैलकुलेशन था, जिस तरह से आवंटन हुआ है उस तरह से उसका सरकार का इतना रुपए का नुकसान हुआ। आज तो सामने दिख रहा है, झूठ और लूट ये दोनों सामने दिख रही है। झूठ कि 10 साल में आपके किए गए वादे जब पूरे नहीं होते दिख रहे थे तो आपने जुमलों का नाम बदलकर गारंटी रख दिया। ये एकदम खुलेआम झूठ। एक भी काम ऐसा नहीं है जिसे लेकर आप जनता के बीच जाएं बड़े आत्मविश्वास से जाते कि 10 साल में 2014 में हमने 2 करोड़ रोजगार कहा था, 2024 में देखिए 20 करोड़ रोजगार, ये हमने लिस्ट दे दी, वो दिखा देते। 15 लाख अकाउंट में देना था, ये देखिए 30-30 लाख अकाउंट में पहुंचा दिया। 100 स्मार्ट सिटी स्मार्ट गांव बनाने थे, ये देखिए 1-1 हजार स्मार्ट सिटी गांव बना दिए। उनकी ये सूची है, इन जगहों पे स्मार्ट सिटी स्मार्ट गांव है। अमेठी में स्मृति ईरानी जिस गांव को गोद ली थी, उसका वीडियो एक रिपोर्टर ने बना करके जब चलाना चाहा तो ट्विटर और फेसबुक उसे डिलीट कर देता है कि ये आदर्श गांव नहीं है, वो अनादर्श गांव है, बर्बाद है। ये करके आप जनता के बताते कि भाई 10 साल में हमने देखो ये 1 हजार स्मार्ट गांव बना दी। किसानों की आय 2022 में दुगनी करनी थी, हमने 2012 में 20 में ही दुगनी कर दी। अब तो किसानों को इतना आय मिलने लगी है कि अपनी आय को कम करने के लिए वो आंदोलन कर रहे हैं। काश ऐसा कोई दृश्य होता, लेकिन बुशरा जी साफ तौर पर दिख रहा है जितने वादे जितने जुमले किए थे एक भी पूरा नहीं हुए ताकि वह लेकर बीजेपी जनता में जाए, तो गारंटी उसका नाम रख दिया झूठ का। और अंदर अंदर क्या चल रहा है, बीजेपी और अमित शाह इनका कैलकुलेशन, इनके लोग राम मंदिर उद्घाटन के समय तक यह इंतजार कर रहे थे कि बीजेपी और आरएसएस का जो सबसे बड़ा राजनीतिक एजेंडा है, मैं राम मंदिर को राजनीतिक एजेंडा कह रहा हूं, राम तो लोगों के दिल में थे, कस्तूरी कुंडल बसे मृत बनवाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे ना है। राम तो दिल में थे, बीजेपी के पहले भी थे, बीजेपी के समय भी है, बीजेपी नहीं भी रहेगी तो राम रहेंगे, वो कबीर के राम रहेंगे, तुलसी के राम रहेंगे, वो राम रहेंगे। लेकिन 22 जनवरी 2024 तक बीजेपी ने इस बात का इंतजार किया। 22 जनवरी के बाद 25-26 जनवरी तक जाते जाते बीजेपी को यह समझ में आ गया ये मामला नहीं बन रहा है। लोग जो राम के नाम पर उन्हें वोट देने वाले थे वो दे चुके 14 और 19 में। उसके तुरंत बाद पहला काम हुआ, इंडी अलायंस कह के अपमानित करते थे ना विपक्षी दलों के गठबंधन को, बिहार से गठबंधन को तोड़ने का काम शुरू हुआ। नीतीश कुमार को अपने में मिला लिया गया। उसके बाद वहीं से ईडी और सीबीआई किसके घर, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के 11 घंटे 18 घंटे उसी शाम पूछताछ हुई। एक मैसेज दिया गया, झारखंड में मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया, राजभवन से गिरफ्तार किया, बहुमत साबित होने के बाद भी राज्यपाल नदारद, शपथ ग्रहण नहीं हो रहा था। लोगों ने जब सामने रख दिया सारे विधायकों की गिनती, तब जाकर के हुआ। तो बिहार में गठबंधन तोड़ा, झारखंड में सरकार गिराने की कोशिश की, महाराष्ट्र में पूरी की पूरी पार्टियां तोड़ने के बाद जब नहीं समझ में आया तो राज ठाकरे को बुला रही। ये परिवारवाद नहीं है, ये भ्रष्टाचार नहीं है, अजीत पवार भ्रष्टाचार के प्रतीक नहीं है, जयंत चौधरी परिवारवाद के प्रतीक नहीं है क्या, दादा मुख्यमंत्री, दादा प्रधानमंत्री, पिताजी जो है एनडीए के साथ, यूपीए के साथ, लेकिन जयंत चौधरी कहां थे, विपक्ष के साथ। तोड़ दिया, दिल जीत लिया। ये दिखाता है बुशरा जी कि राम मंदिर पूरी तरह पॉलिटिकली बीजेपी के लिए फेल हुआ। सीए एनआरसी लाना चाहे, इस देश के लोगों ने उसका ऐसा शांत रह करके उसका प्रतिकार किया। इन्होंने तो उसको भी सांप्रदायिक रंग देने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन वह भी फेल हुआ। उनका अपना कोई एजेंडा पास नहीं हो रहा था। उसी दिन से लग गई कि वो विपक्ष से राजनीतिक लड़ाई अब नहीं लड़ेंगे। अखिलेश यादव के ऊपर सीबीआई की नोटिस भेजी, उसके बाद तमाम लोगों को
कांग्रेस पार्टी जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है अकाउंट फ्रीज कर रहे हैं। और ठीक उसी समय एक नसीब वाले का नसीब बिगड़ा कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। साफ तौर पर दिख रहा है ये चंदा नहीं वसूली की गई है। आप और ये वसूली देखिए, आम आदमी पार्टी ने तो सबूत रख दिया। जिस आदमी से मनी टेल की बात करते हुए आपने अरविंद केजरीवाल को यह कह के गिरफ्तार कर लिया कि आपकी पार्टी ने पैसा लिया है, तो पार्टी के सर्वे सर्वा कौन है? अरविंद केजरीवाल, इसलिए उनको जेल में डालेंगे। तो 5 करोड़ पहले और 55 करोड़ बाद में आपने उससे चंदा लिया, तो जेपी नड्डा कब जेल में जाएंगे? इसलिए अब ये चुनाव, मैंने जो जहां से कमेंट अपना शुरू किया था बुशरा जी, यही इसको क्लोज कर रहा हूं। यह चुनाव देश जमहूरियत का है। अगर ये सब कुछ देख करके जनता ये नहीं समझ पाती है कि अगर आपकी संस्थाएं नहीं बची, विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलर से लेकर के सब लोग आरएसएस के भर दिए गए, मीडिया जो मेन स्ट्रीम है वो सेल्फी और फोटोग्राफी ले रहा है, अपना प्लेटफॉर्म बीजेपी की रैली की तरह प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को भाषण देने के लिए मुहैया करा रहा है, विपक्ष के नेताओं को बुला ही नहीं रहा है। उसके बाद विपक्ष के नेताओं पर सीबीआई, जेल, मुकदमा, ये मैसेज दिया जा रहा है कि 2024 के बाद के भारत में जितने लोग चुप हैं, गठबंधन नहीं किए हैं, वो हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल का चेहरा देख लें और गठबंधन से दूर रहें। विरोध करने वाले चुप रहे, वो जेल जाने से बचाएं। ये सब कुछ अगर देखते हुए इस देश की जनता ने 2024 के चुनाव में अगर मतदान यही सब पाने के लिए किया, तो मुबारक हो उस जनता को, वो एक नए भारत के लिए तैयार हो चुकी है। लेकिन मेरी उम्मीद बुशरा जी ये है कि ये सब कुछ जनता समझ रही है और जनता अपने वोट से बीजेपी की झूठ और लूट का जवाब देने का मन बना रही है। जी बिल्कुल, आपने बहुत सारी बातें, लगभग पूरी एक तस्वीर जो है वो सामने लाकर रख दी है। सवाल यही उठ रहा है डॉक्टर लक्ष्मण की लोग अब ये पूछना चाहते हैं और हम ये पूछ रहे हैं कि ऐसे वक्त में जब देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी, उसके अकाउंट फ्रीज कर दिए जाएं, उसके 3 सबसे बड़े नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे को सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़े और वो सामने आके ये कहें कि हम पाई के लिए मोहताज हैं, हम 2 रुपए तक का इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम ट्रेन तक में अपने नेताओं को नहीं भेज सकते, हम एड नहीं प्लेस कर पा रहे हैं, हम अपना प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, हम कैसे चुनाव लड़ेंगे, ये वो सामने आकर कहते हैं। फिर उसके बाद जब वो एक एड देते हैं अखबारों में छपने के लिए, तो अखबार, बड़े बड़े अखबार जो है वो एड्स नहीं छापते हैं उनके, और मजबूर होकर उन्हें सोशल मीडिया पे वो एड लगाना पड़ता है कि हमारे एड जो हैं वो छप नहीं रहे हैं। बड़े बड़े नेताओं को या तो आप ईडी सीबीआई के चक्कर में फंसा रहे हैं या फिर आप उनको जेल भेज रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर कैसे फिर विपक्ष चुनाव लड़ेगा? एक बार एक तरफ धन, बल, एजेंसी सब कुछ है, सब कुछ उनके पास है, दूसरी तरफ वो पैसे के लिए मोहताज है, दूसरी तरफ उनके बड़े बड़े नेता जेल में हैं। तो ऐसे में ये जाहिर सी बात है कोई लेवल प्लेइंग फील्ड है ही नहीं। तो फिर विपक्ष चुनाव लड़ेगा तो फिर लड़ेगा कैसे, ये एक बड़ा सवाल है। क्या कोई सहानुभूति विपक्ष के नेताओं और इन पार्टियों की तरफ जाती हुई नजर आएगी? क्या आपको ऐसा लगता है? अब मेरा मानना यह है बुशरा जी कि जो चुनाव है ना, वो देश का वोटर बहुत भावुक होता है। बीजेपी ने पहले इस बात को समझ लिया था, तो कभी मंदिर के नाम पे, कभी धर्म के नाम पर उनकी भावनाओं को उकसा कर बहुत तरह की राजनीति की और कामयाब रहे। अब लेकिन देश की जनता अपनी भावनाओं के आगे कुछ सवाल 10 साल की सरकार से पूछेगी और वो पूछ रही है। 45 साल में बेरोजगारी सबसे ज्यादा, महंगाई सबसे ज्यादा, उनके बच्चों को रोजगार मिल नहीं रहा, पेपर लीक हो जा रहे, एग्जाम हो नहीं पा रहा और नौकरी जो मिलनी थी वो अग्निवीर की मिल रही है। देश को प्राइवेट हाथों में बेच करके आरक्षण खत्म किया गया। इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी इस देश के निजाम से एक सवाल पूछ रहे कि आपने लेटरल एंट्री से सेक्रेटरी रैंक के आईएएस बनाने शुरू कर दिए, लगभग 350 आपने बनाए, उसमें एक भी दलित पिछड़ा नहीं है। इस देश के वाइस चांसलर एक भी दलित पिछड़े नहीं है। आप किसको दलित पिछड़े को बना रहे हो? देखो हमने मुख्यमंत्री ओबीसी बना दिया, देखो हमने राष्ट्रपति बना दिया, देखो कैबिनेट मंत्री बना दिया। इससे कुछ दिन तो सिंपैथी मिलती है, लेकिन अब कम से कम 75 साल बाद बीजेपी जितना समझती है इस देश का वोटर उतना मूर्ख तो नहीं है। हाँ, वो थोड़ा झांसे में आ जाता है, झूठ में आ जाता है। जैसे कोविड में ताली और थाली बजा दिया था, बीजेपी इम्तिहान लेती है कि कितना मूर्खता का परीक्षण बचा हुआ है।
तो बीजेपी ऐसे इम्तिहान ले, यही बीजेपी है बुशरा जी। इसके नैरेटिव में जब सोशल मीडिया नहीं थी, आज से 20-25 साल पहले मूर्तियां दूध पीने लगी थी, आजकल नहीं पीती। ये ट्रायल होता है। कई बार आरएसएस क्या करता है, आपके साथ ब्रेन गेम खेल रहा होता है। वो देख रहा होता है कि अच्छा आप क्या सोचते हैं। आरएसएस जानता है कि कांवड़ ढोने वाले नौजवानों पर हेलीकॉप्टर से फूल की बारिश करना बहुत अच्छा मैसेज देगा, और जब नौकरी मांगने वही नौजवान जाएगा तो लाठी की बारिश करना, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ दिन बाद वो लाठियां भूल जाएंगे लोग कि नौकरी मिली नहीं मिली। मैं एक एग्जांपल देता हूं बुशरा जी। उत्तर प्रदेश में 2018 से एक वैकेंसी आई जिसका नाम ही रखा गया था 69,000 शिक्षक भर्ती। उसमें जब 22 के चुनाव के लिए चोरी पकड़ी गई, एनसीबीसी, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास, जो कि मोदी सरकार का बनाया हुआ, उसने कहा कि आपने ओबीसी को 4%, 4.5% आरक्षण दिया, आपने घोटाला किया, आरक्षण का घोटाला किया। मुख्यमंत्री ने मान लिया, 6800 विद्यार्थियों की सूची आ गई कि इन्हें अब शिक्षक बनाने के लिए नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। 600 दिन उन्होंने आंदोलन किया। यही बीजेपी वाले नेता उनके ऊपर लाठी मारते रहे, और वो दलित पिछड़े बच्चे एक सवाल पूछते रहे कि हमारी झोपड़ी के भाग कब खुलेंगे। और ये शिक्षक, ये विद्यार्थी, ये नौजवान जो नौकरी की मांग रहे हैं, लाठी पाई जा रही है, यह बीजेपी के सामने, आरएसएस के सामने एक सैंपल है। और हम इस देश के लोकतंत्र के सामने ये एक इम्तिहान का दिन है। अगर आज भी सवाल से ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जनता ये सब नहीं देख रही होगी। अच्छा, जनता ये जब देख रही है तो जनता ये भी समझेगी कि जिस विपक्षी दलों को चोर कहते थे आप, भ्रष्टाचारी कहते थे आप, परिवारवादी कहते थे, यही 2-3 तो बड़े आरोप हैं। गांव के चट्टी चौराहे में चले जाए, लोग ऐसे ही बोल देते हैं, अरे भाई मुलायम सिंह यादव ने अपना परिवार बढ़ाया, सारा टिकट अपने परिवार को दिया, लालू प्रसाद ने परिवार को दिया, स्टालिन अपने परिवार से आए, जयंत चौधरी। आज की तारीख में दुनिया की सबसे बड़ी परिवारवादी पार्टी कौन साबित हो गई है? बीजेपी। जो उस परिवार में नहीं भी थे उनको भी बुला रही है। ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बनाया, उनके बेटे अरविंद राजभर को घोसी से टिकट दिया। पंकज सिंह राजनाथ सिंह के बेटे हैं, अजीत पवार शरद पवार के भतीजे हैं, राज ठाकरे बाल ठाकरे के भतीजे हैं। पूरे देश में लिस्ट इतनी है कि हमारा प्रोग्राम छोटा पड़ जाएगा। मुझे लग रहा है बुशरा जी की जनता भी अब इस झूठ और लूट को समझेगी। और विपक्षी दलों के पास आपने पूछा कि वो कैसे लड़ेंगे। विपक्षी दल, देखिए, जब जब राजनीति ऐसी होती है ना, वो एक शेर है ना कि परों के अब के नहीं हौसलों की बारी है, उड़ान वालों उड़ानों पे वक्त भारी है। तो वो जो हौसलों से लड़ाई है ना, अब पंख से परवाज नहीं होगा। अब तो ये आर पार की लड़ाई है। एक तरफ संविधान बचाने वाले खड़े हैं, एक तरफ संविधान बदलने वाले खड़े हैं। अब ये विपक्ष जो अभी भी थोड़ी कसर बाकी रह गई, आज विपक्षी दलों को एकजुट होकर के, हेमंत सोरेन गए तो आप नहीं समझे, अब केजरीवाल गए। अगर अब भी नहीं समझेंगे तो अगला नंबर किसी और का है। वो नवाज देवबंदी का शेर बहुत जरूरी है कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, अगला आगे मुकद्दर आपका है। उनके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका। सब लोग एकजुट होकर के, लोग एकजुट होकर के साझा रैलियां शुरू कर दें और केवल सिलसिलेवार मोदी सरकार के झूठ और लूट को आम जनता तक पहुंचाने में अगर कामयाब हो गए तो मुझे अभी भी पता नहीं क्यों बुशरा जी, जनता पर बहुत यकीन है कि वो इतने अमानवीय लोगों को तो वोट नहीं देगी। तो यही लड़ने का तरीका है बुशरा जी, और कोई दूसरा तरीका नहीं। जनता के बीच जाएं और जनता को यह बात समझाएं, अंतिम निर्णय जनता ही करती है। जी बिल्कुल। और लग भी ये रहा है, आप ये देखिए कि जब भी ऐसा लगता है कि शायद कुछ ऊंच नीच हो रहा है इंडिया गठबंधन में, जो बीजेपी अपना अगला स्टेप उठाती है और उसको लगता है कि शायद वो इंडिया गठबंधन को तोड़ देगी या उसको किसी तरह से उस पर घात पहुंचाएगी या उसको खत्म करने की कोशिश करेगी, वो और मजबूत हो जाता है। हमने हेमंत सोरेन के केस में देखा कि किस तरह से तमाम पार्टियां जो हैं और ज्यादा मजबूत तरीके से एकजुट हुई, उनको डराने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने जेल जाना पसंद किया। केजरीवाल ने भी लगातार, उनकी पार्टी ने लगातार आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और ये कहा कि उनको कहा जा रहा है कि वो उनके साथ शामिल हो जाएं, इंडिया गठबंधन का दामन छोड़ दें तो उनके तमाम पाप धुल जाएंगे, लेकिन उन्होंने ये कबूल नहीं किया तो वो जेल में हैं। और इसी तरीके से राहुल गांधी से लेकर तमाम हम देख रहे हैं
और इसके अलावा हम बिहार का एग्जाम्पल लेते हैं, तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव, वो अगर उन्होंने झुकना पसंद नहीं किया तो आज वो सत्ता में नहीं है, लेकिन शायद वो जितना बड़ा क्रेज बनकर उभरे हैं तेजस्वी यादव, अगर वो साथ में रहते सरकार में तो शायद उनको अपनी ताकत का इस तरह से अंदाज नहीं होता। कभी कभी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होता है, वो शायद तेजस्वी यादव के लिए ये साबित हुआ है। तो आपको नहीं लग रहा कि जो भी स्टेप इंडिया गठबंधन को तोड़ने के लिए उठाए जा रहे हैं मोदी सरकार की तरफ से, नरेंद्र मोदी की तरफ से, वो बल्कि उसे और मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि देखिए, आप लग रहा था कि शायद ममता बनर्जी इस तरह से सामने निकलकर ना आए। ममता बनर्जी ने जिस तरह का स्टैंड लिया है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद और इंडिया गठबंधन का साथ दिया है, वो साफ तौर पर दिखता है। तो मजबूत और ज्यादा इंडिया गठबंधन होता हुआ नजर आ रहा है। वो जो चाहते थे मकसद, उस मकसद में तो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। और ये देखिए, राजनीति है, राजनीति जनता के बीच सड़क पर होती है। जो डरते हैं वो राजनीति नहीं करते, वो समझौता परस्त होते हैं। अब वो समझौता करके टिकट बांटेंगे, नहीं बांटेंगे, जेल में जाएंगे, नहीं जाएंगे, वो एक समझौता होता है। राजनीति तो आर या पार की होती है। यही अरविंद केजरीवाल हैं। अब जनता भूली तो नहीं होगी कि वो हिंदू बनने गए तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि लक्ष्मी और गणेश की फोटो अगर नोट पर हो जाए तो अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी। मंगलवार को हनुमान चालीसा। उन्हें भी समझ में आया कि यार हिंदूवादी राजनीति चल रही है, बीजेपी ने पूरे देश को हिंदूवादी बना दिया है, थोड़ा हम भी सॉफ्ट ढंग से अपना काम करते रहेंगे तो दिल्ली में हमें राजनीति भी करते देंगे, वो लोग परेशान नहीं करेंगे, रोज एलजी का छापा नहीं पड़ेगा। फिर नहीं माने और अरविंद केजरीवाल ने फिर क्या कहा, राजा चौथी पास है। राजा ने दिल पर ले लिया। जब अरविंद केजरीवाल ने यह देखा कि नरेंद्र मोदी चुप रह करके भी काम नहीं करने दे रहे, अपने खिलाफ बोलने पर भी काम नहीं करने दे रहे, तो कम से कम आज हम अरविंद केजरीवाल के साथ क्यों खड़े हैं? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने एक ईमानदारी तो दिखाई, खुल करके मीडिया के सामने बता दिया कि वो हमसे कह रहे हैं गठबंधन तोड़ लो, जेल नहीं जाओगे, लेकिन हम गठबंधन नहीं तोड़ेंगे और गठबंधन के साथ रहेंगे, जेल जाना मंजूर है। मैं उतनी दूर तक तो देखिए, वक्त का तकाजा ये होता है ना कि न्यूनतम सहमति पर अधिकतम एका बनाई जाती है, न्यूनतम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है। आज अरविंद केजरीवाल ने वो करेज दिखाया जो इस देश में करेज लालू यादव का परिवार दिखा रहा था। लालू यादव जैसा नेता जिसने चारा घोटाले की जांच कराई, खुद ही पहल की, जगन्नाथ मिश्रा को कभी चारा चोर नहीं कहा गया, इस देश की मीडिया ने लालू प्रसाद यादव को चारा चोर बना दिया, फिर भी परिवार विपक्ष में रहा, परेशानी में रहा, जेल में रहे, न डरे, न आरएसएस और बीजेपी समझौता किया। आज की तारीख में अगर चुनाव करा लिया जाए, तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। और ये इसमें किसकी बड़ी भूमिका? बीजेपी की। बीजेपी ने इतना डराया, इतना ईडी सीबीआई भेजी कि जितना बीजेपी उनके ऊपर हमलावर होती गई, उतना ही बिहार की जनता यह समझती गई कि तेजस्वी न्याय और नौकरी के साथ खड़े हैं, बीजेपी परेशान कर रही है। तो बीजेपी ने तेजस्वी यादव के रूप में बिहार को एक नया नेता दे दिया। बीजेपी ने आज बीजेपी बहुजन समाज पार्टी के पास चुप है क्योंकि वो गठबंधन में नहीं है, कुछ नहीं बोलती है, वो मायावती जी अकेले चुनाव लड़ रही है। अखिलेश यादव ने गठबंधन किया और उसी समय सीबीआई की नोटिस मिली। हम तो चाहते हैं बुशरा जी, एक दिन के लिए तुम अखिलेश यादव जी को गिरफ्तार करके देख लो, एक दिन के लिए तुम राहुल गांधी को, अगर तुम आर या पार की लड़ाई लड़ रहे हो, तुमने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया, राजभवन में आकर के हेमंत सोरेन ने जो भाषण दिया है, वो भाषण इस देश के लोकतंत्र में याद रखा जाएगा कि हम यहां आ गए, हमारे यहां आने से इनके कपड़े मैले हो गए, इनका दिमाग मैला हो गया, मैं आंसू नहीं बहाऊंगा, अपने आंसू रखूंगा हिसाब के लिए। बीजेपी वालों का यह कृत्य राजनीतिक कृत्य नहीं है। बीजेपी जितना हमलावर हो रही है, स्पष्ट होता जा रहा है कि राजनीति में वही टिकेगा जो निडर होगा, बेबाक होगा, जो आंख में आंख डाल करके। आज की तारीख में जयंत चौधरी जनता के बीच नहीं जा पा रहे उस तरीके से, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी में चौधरी चरण सिंह का अक्स दिखता है। और आज उनका समाज भले ही हिंदू बन के बीजेपी को वोट देने के लिए सोचे, लेकिन अब मैं गारंटी से कह रहा हूं, देखिएगा जनता के बीच में जो इमेज बनाई है अखिलेश यादव ने, जनता के बीच में जो इमेज बनाई हेमंत सोरेन ने, जनता के बीच जो इमेज बनाई है शरद पवार ने,
ममता बनर्जी, देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा, जिस इंडिया अलायंस को बीजेपी बार बार कहती थी कि इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, उसी को तोड़ने में लग गए। इसका मतलब फर्क तो बहुत भारी पड़ रहा था, इतना भारी पड़ रहा था कि साफ तौर पर आप अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर रहे हो, केसीआर की बेटी को गिरफ्तार कर रहे हो। मुझे लग रहा है कि इससे विपक्षी दलों के भीतर एक आत्मविश्वास आएगा। नेता जब लड़ता हुआ नजर आता है ना बुशरा जी, तो राजनीति में, डेमोक्रेसी में उसके कैडर को लगता है कि ये हमारा नेता है। जब 11 घंटे की पूछताछ के बाद जब लौटे तेजस्वी यादव, रात को जाग रहे थे बिहार में उनके चाहने वाले लोग, और 10 दिन में उस आदमी ने पूरे बिहार को घूम करके सबसे बड़ी अब तक के गठबंधन की रैली करके पटना में दिखा दिया। ये राजनीति में ताकत मिलती है। अखिलेश यादव को एक सीबीआई की नोटिस मिली, उनका कैडर चार्ज हो गया कि आप हमारे नेता को छू कर देखो। आप ये बिहार में आज अरविंद केजरीवाल का पूरा कैडर फिर से पूरी ताकत से खड़े होकर के कह रहा है कि अब ये लड़ाई लोकतंत्र को बचाने और संविधान को बचाने की। तो मुझे लग रहा है बुशरा जी, ये राजनीतिक लड़ाई है, सड़क पर लड़ी जाएगी, और बीजेपी इसे लोकतांत्रिक संस्थाओं के दुरुपयोग से जीतना चाहती है, ईडी सीबीआई से जीतना चाहती है। लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर जनता ने मूड बना लिया तो इन सब का हिसाब करेगी, ऐसा मानना है मेरा। जी, और ये भी कहा जाता है कि जनता, खासतौर पर लोकतांत्रिक जहां निजाम है, वहां पर जनता झुकने वाले के साथ नहीं बल्कि लड़ने वाले के साथ जो है वो खड़ी हुई नजर आती है। जालिम के साथ नहीं बल्कि मजलूम के साथ जो है वो खड़ी हुई नजर आती है। यानी कि अगर मजलूम इसमें कौन है? मजलूम इसमें हेमंत सोरेन है, मजलूम इसमें अरविंद केजरीवाल है, मजलूम इसमें राहुल गांधी है, जिस तरह की लगातार उनकी इमेज को मलाइन किया गया और 10,000 किलोमीटर चलकर उन्होंने देश को बता दिया कि कैसे वो कन्याकुमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी और मणिपुर से महाराष्ट्र तक तमाम लोगों, हर तबके के साथ मिलकर उन्होंने संवाद किया है। और उस संवाद का असर जो है वो जमीनी तौर पर, और जो उनकी पूरी पॉलिटिकल मैच्योरिटी है, जिस तरह से वो बात करते हैं, उस सब में वो नजर आता है। और मजलूम, अगर बीजेपी के राजनीतिक मजलूमों की अगर बात करें तो एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है, और ये फहरिस्त जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आती है। तो आपको ये लगता है कि आने वाले वक्त में, क्योंकि हमें ये सोचना चाहिए कि सिर्फ 26 दिन का वक्त बचा है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो देश में लागू है, ये तमाम पार्टियां जो हैं जिनको इन ईडी सीबीआई के चक्रों में फंसाया जा रहा है, जाहिर सी बात है नहीं भूलना चाहिए कि इसमें भी कार्यकर्ताओं का, नेताओं का वक्त जो है वो जाया हो रहा है। वो वक्त वो लोगों के बीच जाकर, लोगों से संवाद करके, उन्हें अपनी पॉलिसीज और जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनकी पॉलिसीज के खिलाफ बताकर अपने पक्ष में वोट डलवाने के लिए वो जाते। लेकिन अभी वो अपने नेता को बचाने में, या नेता के साथ क्या हो रहा है उसके साथ खड़े होने में, इस सब में उसकी एनर्जी जाया हो रही है। और यही शायद बीजेपी चाहती भी है। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि देश मजलूम के साथ जो है वो खड़ा हुआ नजर आएगा, और ये जो वक्त जाया किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं सहानुभूति में बदल कर उनके फेवर में आएगा? और इस सब के बीच क्या ये मैसेज लोगों के बीच में जा पा रहा है? क्योंकि अगर आप ये देखेंगे डॉक्टर लक्ष्मण की, चाहे कोई भी रैली कर रहे हो नरेंद्र मोदी, सबसे पहले वो दो चीजों का नाम लेते हैं, एक है परिवारवाद और दूसरा है भ्रष्टाचार, और उसी पे सबसे ज्यादा वो खुद घिरे हुए हैं। क्या आपको लग रहा है कि जो खोखले भ्रष्टाचार की उनकी लड़ाई है वो उन्हीं के ऊपर आकर दोबारा से उन पर ही आकर पड़ गई है? और खासतौर पर इलेक्टोरल बॉन्ड का जो पूरा चंदे का धंधा खुला है, वो 10 साल में बीजेपी के लिए सबसे मुश्किल वक्त अभी लेकर आया है। देखिए बुशरा जी, एक मुजफ्फर वारसी का शेर है बहुत महत्वपूर्ण, मैं वो पढ़ना चाह रहा हूं कि हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, उनके होठों की खामोशी भी सनद होती है, कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। ये जो जुल्म सहना है ना, इससे जालिम, आज जालिम यही तो देखता है, हमने हंटर मारा, सब डर गए, तानाशाह खुश हो जाएगा। हमने एक को जेल में डाला, सब डर गए, सब चुप हो गए, तानाशाह खुश हो जाएगा। मैं एक निजी प्रसंग बता देता हूं, छोटा सा विषयांतर करके, कि इसी दिल्ली विश्वविद्यालय में मैं 14 साल पढ़ाता रहा और आरएसएस और बीजेपी के लोगों के ऊपर सवाल करता रहा, क्योंकि इसका हक इस देश के मतलब वाइस चांसलर, इस देश में प्रोफेसर लोग, मुरली मनोहर जोशी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे और देश के एचआरडी मिनिस्टर भी थे। कई सांसद दिल्ली विश्वविद्यालय के आज भी प्रोफेसर हैं और नेतागिरी भी करते हैं, क्योंकि वो ऑटोनॉमस बॉडी होती है। नौकरी से निकाल दिया,
तो एक मैसेज देना चाहिए कि अगर आप हमारी शरण में आ जाओगे तब तो आप जो मांगोगे वो मिल जाएगा। अगर आप हमारे से सवाल पूछोगे तो हम नौकरी छीन लेंगे, हम जेल में डाल देंगे, हम मुकदमा लगा देंगे। हमने केवल एक बात कही थी कि जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। आज 23 मार्च है बुशरा जी, जब हम और आप बात कर रहे हैं। शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, आज शहीद दिवस मनाया जाता है। मैं एक सवाल इस देश की जनता से पूछता हूं, भगत सिंह आज, भाई हिंदू धर्म में तो कहते हैं ना कि आत्मा मरने के बाद आत्मा मरती नहीं, रूप बदल लेती है, धड़कन जा छिपती है इस सीने की उस सीने में। शहीद आजम भगत सिंह भी कहीं होंगे, देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे, इस भारत के लिए हम फांसी के तख्ते पर झूल गए, इस भारत के लिए हमने इतनी कुर्बानियां दी, इस भारत के लिए जिसके लोग आज यह भी नहीं समझेंगे कि आपको सांप्रदायिकता की आग में जलाया जा रहा है, उस भारत के लिए आप इतना, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आज कहीं भी कुदरत में होंगे, वो ये देख रहे होंगे कि कितने संघर्षों से ये संविधान बना था। खुलेआम उस संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, खुलेआम ईडी सीबीआई का उपयोग किया जा रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि मैंने कहा ना कि जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। इम्तिहान नेताओं से बड़ा जनता का है। कई बार चुनाव इसलिए जाते हैं कि क्या नहीं होने देना है। क्या इस देश में 75 साल की डेमोक्रेसी में हमने अपने नागरिकों के बीच संविधान का इतना भी अगर सेंस पहुंचाने में कामयाबी हासिल की है ना, तो वो संविधान बचा लेगा। उसे ये बात समझ में आएगी कि बीजेपी का नेता यूं ही नहीं बोला कि अब की बार 400 पार कर दो क्योंकि संविधान बदलने की जरूरत है। कहां बदल के ले जाना चाहते हो इस देश को आप? कहां आप इस देश को रूस की तरह ले जाना चाहते हो? रूस में भी चुनाव हुआ, 88% वोट चुनाव के बाद राष्ट्रपति को मिला। 12% वोट वो नहीं है जो राष्ट्रपति के खिलाफ पड़ा, वो इनवैलिड था। ये डेमोक्रेसी बनाना चाहते हो आप? आप इस देश को जो इतनी कुर्बानी है, गांधी का देश है, गांधी और अंबेडकर और भगत सिंह, इनमें आपस में झगड़ा होता था। भगत सिंह गांधी की आलोचना करते थे, लेकिन दोनों एक साथ एक भारत को बनाए मिलकर। डॉक्टर अंबेडकर गांधी जी से लड़ते थे, दोनों ने मिलकर भारत बनाया। और आज बीजेपी क्या कर रही है? सिनेमा बना रहे हो आप अपने एजेंडे पर, अवार्ड दे रहे हो आप अपने एजेंडे पर, इन्फ्लुएंसर बुला रहे हो आप अपने एजेंडे पर, और जो आपसे सवाल कर रहा है उसके सामने आप ये कर रहे हो। मुझे लग रहा है बुशरा जी, पूरे सवाल का जवाब आपका इसी में है। आपने सवाल में पूछा ना कि मोदी जी कहते हैं कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार से लड़ने आया, अब की बार 400 पार ताकि महंगाई पर हो वार, 400 पार ताकि गरीबी पर हो वार। अब जुमले बदलते हो साहब। इस देश की जनता आज आपसे एक सवाल पूछेगी कि 2014 में आपने क्या बोला था? 60 साल उन्हें दिया, 60 महीने हमें दे दो। 60 महीने पूरे हो गए। 19 में आपने आके बोला काम बड़ा था, एक बार का नहीं 2 बार का हमको सरकार चाहिए। तो 14 वाली परिस्थितियां 19 में नहीं थी। 14 में एक फेक आंदोलन इस देश में खड़ा किया गया था, जो फेक आंदोलन आरएसएस ने खड़ा किया था, और 14 में 60 महीने के लिए आपको कुर्सी मिल गई। एक भी वादा गारंटी आपने की नहीं। 19 में पुलवामा की क्या भूमिका है? ये देश तो इतना नादान है, पता नहीं इसको भी समझता है कि नहीं समझता है। आज तक उस पर कोई जांच ही नहीं हुई। 19 के बाद 24 परिस्थितियां वही नहीं है जो 24 में उनको पूर्ण बहुमत भी मिलता दिख रहा हो। इसलिए प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि 170 से 200 तक पहुंचे, बड़ी बात है। वो चाहते हैं कि एक मौका और मिल जाए। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि बड़े फैसले लेने। अब कौन सा बड़ा फैसला? महंगाई दूर हुई नहीं, बेरोजगारी दूर हुई नहीं। ये संकेत है। बड़ा फैसला संविधान को बदलने का है, बड़ा फैसला आपकी वोटिंग राइट के छिन जाने का है, बड़ा फैसला जेलों में आपकी बोलने वाले लोगों के भरे जाने का है। और जो चुप होंगे, वो खामोश होंगे, उनके साथ होंगे, वो तो चुपचाप ये पढ़ेंगे। लेकिन इस बीच में ये जो अगले 30-40 दिन है ना बुशरा जी, अगर विपक्षी दल सूची बनवा करके गांव-गांव अपने कैडर से यही पोस्टर बनवा के घुमवा दे। भाई पोस्टर भी तो छपने नहीं दे रहा है अखबार में। वो एक पोस्टर कांग्रेस पार्टी छपवाना चाहती थी, उसको छपने नहीं दिया। और अपना टेलीविजन रोज चल रहा है, लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। ये एकदम साफ इस देश को दिख रहा है। मेरा एक ही सुझाव विपक्षी दलों को होगा, ये झूठ और लूट, इसका पोस्टर बना के जनता तक आप पहुंचिए।
लोकतंत्र में अभी भी मेरा भरोसा जनता पर है। यही आपको जीत में तब्दील कराएगा। ये आप एक सवाल पूछिए कि हेमंत बिस्व शर्मा उसके ऊपर ईडी क्यों नहीं गई, नारायण राणे पर ईडी क्यों नहीं जाती, शुभेंदु अधिकारी पर ईडी क्यों नहीं जाती, अजीत पवार पर ईडी क्यों नहीं जाती, किसी पर ईडी क्यों नहीं जाती जो बीजेपी ज्वाइन कर ले रहा है। ये जैसे ही आप जनता तक जाएंगे ना, तो जनता वो जो झूठ वॉर रुकवा दी पापा, एक फेक, मतलब सोचिए ना, इतनी हिम्मत कैसे किसी राजनेता को होती है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को होती है, खुलेआम झूठ का विज्ञापन बना दोगे। अरे भाई, प्रधानमंत्री झूठ बोल लेते हैं क्योंकि बड़े पद पर है, कोई कुछ बोलता नहीं, पकड़ में आ जाती, लेकिन बीजेपी विज्ञापन भी झूठा बनाती है। इस झूठ की काट अगर है तो सच है, लूट की काट अगर है तो ईमानदारी है। तो सच और ईमानदारी लेकर ये विपक्षी दल इंडिया गठबंधन जनता के बीच जाएं, और जनता खुद, आपका चैनल देखिए इतना लोकप्रिय है, हजारों हजार लोग देखते हैं ये, क्योंकि उनके चंदा और वसूली के पैसे से नहीं चलता। ऐसे यूट्यूब चैनल जनता तक अपनी आवाज पहुंचा रहे हैं। और मेरा अभी भी पता नहीं क्यों ये मन कहता है कि जो बीजेपी अगर ईवीएम में घोटाला न की हो, अगर वो इस तरह की चीजें ना हो, राहुल गांधी ने बोला ना ईवीएम पर, राजा की आत्मा ईवीएम में, आज की तारीख में पूरे देश के सामने सबसे ज्यादा बड़ी चुनौती अगर कोई बना है तो युवा नेता बने। मैं एक भरोसे के साथ एक बात कहता हूं, वो तेजस्वी यादव हैं, वो राहुल गांधी हैं, वो अखिलेश यादव हैं, अब वो अरविंद केजरीवाल हैं, हेमंत सोरेन है। ये पीढ़ी कहां खड़ी और क्यों इसके ऊपर सीबीआई और ईडी है? ये सारे परिवारवाद के खिलाफ अगर बात है तो इनको जनता ने वोट देकर नेता बनाया। तो बीजेपी ये ऐसी लड़ाई लड़ रही है कि बीजेपी किसी भी तरह इस चुनाव को जीतना चाहती है बुशरा जी, इसलिए वो झूठ और लूट के बहाने सब कुछ, अरे अगर इतना कोई देश और होता तो अब तक तो सरकारें गिर जाती। फिलिस्तीन में जो हो रहा है, इजराइल जो कर रहा है, कितने विजुअल आते हैं कि दुनिया के देशों में लाखों लाख लोग सड़क पर उतर गए, और यहां कौन किसके साथ खड़ा है, बोलने के लोग हिम्मत नहीं होती। और अमेरिका, पता है, अमेरिका का राष्ट्रपति कहीं बोलने खड़ा होता है तो एक दो हिम्मती लोग भगत सिंह की तरह सामने खड़े होकर कहते हैं कि तुम हत्यारे हो। अभी भी वीडियो, आज कल रात की एक वीडियो में देख रहा हूं जिसमें बुश के बाइडेन के सामने खड़े होकर अमेरिकी नागरिक ने बोला कि तुम हत्या कर रहे हो। इस देश में क्या हो रहा है? इस देश में आपने हत्या को नॉर्मलाइज कर दिया। 2 रुपए के ट्विटर पर ट्रोल आपके बैठे हुए हैं, हम और आप बात कर रहे हैं, अभी कमेंट बॉक्स को जाकर पढ़ ले, केवल नफरत। ये इस देश के नौजवानों को रोजगार आपने दिया नहीं, नफरत आपने इतनी दे दी है, नफरत को मोहब्बत ही रहेगा। और मुझे यकीन है कि देश का संविधान, केवल एक चीज अगर इस देश के लोग पकड़ ले, संविधान, ये बहुत प्यारी चीज है, ये बदल गई ना तो ये भारत वही नहीं रहेगा। इसको बचाने के लिए मुझे उम्मीद है कि विपक्षी दल रणनीतिक तौर पर साझा रैलियों के साथ जनता के बीच में जाएगा, ये मेरा मानना है। बिल्कुल, और यही स्ट्रैटेजी उन्हें अपनानी भी चाहिए, क्योंकि 2 वो ऐसी रैलियां देख चुके हैं, एक पटना की उन्होंने देखी और दूसरी उन्होंने मुंबई में देखी, जहां पर लाखों की तादाद में लोग जुटे, और पटना के गांधी मैदान में तो 10 लाख से ज्यादा के लोगों का हुजूम वहां पर उमड़ा था। और ये कहीं ना कहीं ये बात आपने ठीक कही कि ये पूरी की पूरी अभी के अगर हम सियासत देखें तो युवा नेताओं के हाथ में जाती हुई उस तरह से नजर आ रही है, वो लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी एक फहरिस्त है, जहां एक तरफ एक बुजुर्ग नेता है जो कहते हैं एक अकेला सब पे भारी, वो बहुत कूल होने की कोशिश करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स को बुलाकर वाइब चेक करवाते हैं, लेकिन शायद वो देश की वाइब नहीं चेक कर पा रहे हैं कि देश की वाइब जो है वो फिलहाल किस तरफ चल रही है। 370 400 पार का नारा आपने दे दिया है, लेकिन तमाम आकलन ये कहते हैं कि 200 और 205 से आगे आप बढ़ नहीं पा रहे हैं, और इसीलिए तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। लेकिन तमाम चीजें जो हैं वो खुद बीजेपी के फेवर में न जाकर उनके अगेंस्ट खड़ी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लोगों को भी अति जब जिस किसी चीज की हो जाती है तो फिर उसे कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, लोग ऐसे ही समझ जाते हैं। तो अब देखना होगा कि 6 दिन की रिमांड के बाद अरविंद केजरीवाल को लेकर आगे क्या फैसला होता है, क्या उनकी रिमांड बढ़ती है, क्या उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है, क्योंकि पीएमएलए के जिस केस के तहत उनको भेजा गया उसमें जमानत मिलना बेहद मुश्किल होता है, और यही वजह है कि इन तरह के केसेस में ही विपक्ष के नेताओं को फंसाया जा रहा है। जो एक बार जेल गया वो जेल गया,
और ऐसे ही आम आदमी पार्टी के दो नेता अभी भी जो बड़े चेहरे थे, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, दोनों जेल में हैं। अब अरविंद केजरीवाल जेल में हैं और ऐसे में आम आदमी पार्टी को आगे का अपना चुनाव और तमाम विपक्षी पार्टियों को चुनाव लड़ना है। चैलेंज बहुत है उनके सामने, कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, लेकिन इसी चैलेंज से पार करके उनको आगे चुनाव लड़ना होगा। यही फिलहाल 2024 में होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर लक्ष्मण यादव, आपने अपना कीमती वक्त दिया, आप हमारे साथ जुड़े, अब बेबाक राय आपने अपनी रखी, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।